बारे में पीआर क्या होता है और कितने फॉर्म्स हैं, ठीक है। राइट, तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आईपीआर एक्ट में सिर्फ पेटेंट लॉ के बारे में, ठीक है, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। राइट, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो लास्ट क्लास में भी हम लोग डिस्कशन कर चुके थे कि पेटेंट एक्ट 1970 में आया, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है पेटेंट एक्ट वाज अमेंडेड बाय द पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2005। और वो 2005 में क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है वो सारा कुछ हम लोगों को आगे डिस्कशन करना है। फिर थर्ड is that area of law that deals with an inventor's exclusive right to use their own invention। देखिए, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो भी इन्वेंटर है उसको ये अधिकार है कि वो अपने इन्वेंशन को यूज कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ये ऐसा क्यों बोला गया कि आखिर इन्वेंशन उन्हीं का, तो उन्हीं को राइट दिया जा रहा है, इसका क्या मतलब है? जो आप शायद उत्सव का ये क्वेश्चन था या राजा का क्वेश्चन था, है ना, उत्सव राजा। तो इस लाइन का ये मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसी गाड़ी को इन्वेंट किए जो सिर्फ पानी से चलता हो, ठीक है, और ये आपका फटाक से कॉपी हो गया और मार्केट में आ गया, तो इसमें आपका क्या फायदा? कुछ तो फायदा है नहीं। तो ये जो पेटेंट अगर आप वहां पे अप्लाई करेंगे तो ये आपको राइट देगा, एक्सक्लूसिव राइट देगा कि आप उसको यूज कर पाए, और दूसरे को यूज करना है तो उसके लिए उनको जो यूज करेगा उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इट इज अ राइट दैट एम्पावर्स द पेटेंटी, पेटेंटी इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया गया है कि ये पेटेंट ऑनर की बात हो रही है यहाँ पे, to prevent or stop the use of his or her invention by third parties without his or her permission, ठीक है। विदाउट हिज और परमिशन यानी यहाँ पे पेटेंट ओनर जो है, लॉयर के पास ये अपना क्या लिखा हुआ, इट इज अ राइट टू एम्पावर द पेटेंटी टू प्रिवेंट और स्टॉप द यूज ऑफ हिज और हर इन्वेंशन बाय थर्ड पार्टी विदाउट हिज और हर परमिशन, यानी थर्ड पार्टी बिना उनके परमिशन के यूज नहीं कर सकते, यानी उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो अभी हम लोग इस पॉइंट से पहले वाले पॉइंट में कि पेटेंट इंक्लूड्स राइट टू लाइसेंस अदर फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग, यूजिंग एंड सेलिंग द पेटेंटेड इन्वेंशन। क्लियर है कि वो लाइसेंस का यूज करेगा। तो यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड क्या क्या है? सबसे पहला, राइट दिया जा रहा है अपने इन्वेंशन को यूज करने के लिए, थर्ड पार्टी यूज नहीं कर सकता, और अगर थर्ड पार्टी यूज करेगा तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है द पेटेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एन एप्लीकेंट, इन्वेंटर and the government, wherein the government provides right of protection of the invention for the limited period of time after the full disclosure of the invention by the applicant or inventor। देखिए, इन्वेंशन तो हो गया है, लेकिन पेटेंट अगर मिलेगा तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए मिलेगा, ठीक है। लिमिटेड टाइम पीरियड जनरली यहाँ पे पहले तो 14 साल था, लेकिन अब वो 20 कर दिया गया, ठीक है, 20 ईयर्स। तो ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड हुआ। क्यों ऐसा किया गया है? देखिए, पेटेंट बेसिकली किया गया है कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस हो, ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट हो कंट्री में, इसके लिए ये पेटेंट का एक्ट आया गया है, ठीक है, लाया गया है इस चीज को। इसीलिए 20 ईयर्स, यहाँ पे 20 ईयर्स में आपको जितना भी रॉयल्टी वगैरह चाहिए वो आप ले लीजिए, उसके बाद वो पब्लिक के यूज के लिए आएगा, सोशल वेलफेयर के लिए आएगा, ठीक है। इस लाइन का ये मतलब हुआ। अब चलिए सेकेंड में, an invention relating to a product or a process that is new, involving inventive steps and capable of industrial application can be patented in India। यानी यहाँ पे की पॉइंट है कि आपका इन्वेंशन हमेशा न्यू होना चाहिए, नया होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है उसी में कुछ माइनर इंप्रूवमेंट करके हम मार्केट में ले आए और उसके लिए पेटेंट डिमांड करने लगे, राइट। तो वो हमेशा न्यू होना चाहिए। आई होप ये क्लियर है।
A patent is a contract between an applicant, inventor and the government. यानी किन किन के बीच? कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एन अप्लीकेंट यानी जो इन्वेंटर है और गवर्नमेंट, वेयर इन द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स राइट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेंशन for a limited period of time after the full disclosure of the invention by the applicant or inventor. यानी full disclosure होना चाहिए इसमें, ठीक है. इस पॉइंट का कीवर्ड है disclosure, after the full disclosure of the invention by the applicant inventor. All right. Next है the invention relating to a product or a process that is new, inventive step and capable of industrial application can be patented in. लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए आप लोग मॉड्यूल में पढ़ लीजिएगा. ये सेक्शन 21J डिफाइंस द टर्म इन्वेंशन. ये सेक्शन याद रखना जरूरी है, ठीक है. (21J) defines the term invention और ये 21M defines the term patent, ठीक है. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि किस किस चीज को हम पेटेंट कर सकते हैं, विच इन्वेंशंस आर पेटेंटेबल, ठीक है. इसमें नंबर 1 है सब्जेक्ट मैटर ऑफ पेटेंट शुड बी न्यू. ये हम लोग बता चुके, न्यू इन्वेंशन होना चाहिए. फिर सेकंड है इट शुड इन्वॉल्व इन्वेंटिव स्टेप, ठीक है, इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए. और थर्ड इज द इन्वेंशन मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड इन एन इंडस्ट्री, यानी उसका एक एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है. इन्वेंशन का प्रॉपर एप्लीकेशन होना चाहिए, वो किसी यूज का होना चाहिए इंडस्ट्री के लिए, राइट. सेक्शन 3 and 4 स्टेट्स द इन्वेंशन दैट आर नॉट पेटेंटेबल. देखिए जो जो पेटेंटेबल है उसकी लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन किस किस चीज को हम पेटेंट नहीं कर सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानना कि किस किस चीज को हम पेटेंट नहीं कर सकते हैं. कि हम डिस्कवरी को पेटेंट नहीं कर सकते. ये जो है डिस्कवरी इज नॉट पेटेंटेबल, क्योंकि डिस्कवरी क्या है कि वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, ठीक है. यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूटन could not have obtained a patent on the law of gravity, ठीक है. उसकी बस खोज हुई है, एग्जिस्टेंस में ऑलरेडी है, वो बस खोज हुई है लॉ ऑफ ग्रेविटी, तो उस केस में वो पेटेंट के लिए डिमांड नहीं कर सकते, यानी डिस्कवरी के लिए पेटेंट नहीं होता है, ठीक है. आई होप इतना क्लियर है. फिर नेक्स्ट है एनी मेथड ऑफ एग्रीकल्चर इज नॉट पेटेंटेबल. कोई एग्रीकल्चर का अगर मेथड है तो वो भी पेटेंटेबल नहीं है. फिर एनी प्रोसेस फॉर द मेडिसिनल सर्जिकल ट्रीटमेंट इज नॉट पेटेंटेबल, यानी क्या क्या पेटेंटेबल नहीं है? पहला एग्रीकल्चर का मेथड नहीं है, डिस्कवरी नहीं है, और फिर जो भी मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो भी पेटेंटेबल नहीं है. यहाँ पे रीजन ये दिया गया है क्यों पेटेंटेबल नहीं है ये मेडिकल और सर्जिकल, क्योंकि बेसिकली कुछ भी मेडिकल में अगर कुछ खोज होता है तो वो सोशल बेनिफिट के लिए किया जाता है, ठीक है. अगर कोई मेडिसिन का दाम आप बहुत ज्यादा हाई रखेंगे तो ऑब्वियसली वो ज्यादा हम लोगों के लिए, मतलब जनरल सोसाइटी के लिए, जनरल पब्लिक के लिए यूज में नहीं आ पाएगा. तो फिर अगर, ठीक है, जब जरूरत पड़ा उसका काम हो ही नहीं पाया तो फिर उस डिस्कवरी का फायदा क्या है, ठीक है. अब आ गया आपका अमेंडमेंट. फर्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने बात किया था 2005 अमेंडमेंट ऑफ द पेटेंट लॉ. अब क्या क्या अमेंडमेंट किया गया है? सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ है साइलेंट फीचर ऑफ द पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2000 रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट पेटेंट. उसमें सबसे पहला है एक्सटेंशन ऑफ प्रोडक्ट पेटेंट प्रोटेक्शन टू प्रोडक्ट्स, फूड्स एंड केमिकल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पे देख रहे हैं एक्सटेंशन ऑफ प्रोडक्ट पेटेंट. देखिए यहाँ पे लास्ट स्लाइड में हम लोग क्या देखे कि पहले ड्रग्स को इंक्लूड नहीं किया गया था, ठीक है, लेकिन फिर ये आपके लिए ट्रिप्स एग्रीमेंट, आप लोग लिख लीजिए ये ट्रिप्स एग्रीमेंट, ये इंपॉर्टेंट है. 1995 में
ट्रिप्स एग्रीमेंट किया गया, ठीक है, जिसमें इंडिया भी शामिल थी। उसके बाद इस चीज को इंक्लूड कर दिया गया, ड्रग्स को, फूड एंड केमिकल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। तो ये ट्रिप्स एग्रीमेंट में इसको फाइनल किया गया था। अगर ट्रिप्स एग्रीमेंट जिसको नहीं फुल फॉर्म पता है वो नोट डाउन कर लीजिए। ट्रिप्स का फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ट्रेड रिलेटेड aspects of ASPECTS, trade related aspects of intellectual property right। और इसके लिए 2 लाइन भी लिख लीजिए कि क्या है ये। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखे, इंटरनेशनल लीगल एग्रीमेंट between all the member nations of the all the member nations of the वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ब्रैकेट में WTO, क्योंकि जनरल यूज टर्म WTO ही है, कोई आपको फुल फॉर्म नहीं बताएगा, तो इसलिए WTO का फुल फॉर्म आपके जबान पर हमेशा रहना चाहिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वापस से रिपीट कर रही हूँ, इंटरनेशनल लीगल एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द मेंबर नेशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये सारा कुछ ट्रिप्स के अंदर आ रहा है। इट सेट्स SETS, it sets down minimum standards for the regulation by national government of many forms of intellectual property as applied to nationals of other WTO member nations. फिर से रिपीट कर रही हूं, it sets down minimum standards for the regulation by national government of many forms of intellectual property as applied to nationals of other WTO member nation। अब यहाँ पे एक वर्ड है, देखिए, अदर फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो अदर फॉर्म्स, जितना भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का फॉर्म्स है वो हम लोग फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। क्या क्या है अदर फॉर्म्स? कॉपीराइट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, फिर से रिकैप कर रही हूँ मैं, जिसको याद नहीं है वो याद कर लीजिए। कॉपीराइट जो हम लोग हमेशा लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क के लिए होता है। ठीक है, सेकंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कौन सा प्रोडक्ट किस जगह से एसोसिएटेड है, जैसे बीकानेर, बीकानेरी भुजिया, दार्जिलिंग टी लीव्स, ठीक है, बनारसी साड़ी, ये सब हो गया ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। फिर दूसरा फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, और क्या था? इंडस्ट्रियल डिजाइन।
इंडस्ट्रियल डिजाइन में एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, लास्ट क्लास में बस मैंने बताया था, एक एफिल टावर एग्जांपल दिया था। देखिए इंडस्ट्रियल डिजाइन जो है एक मदर ब्रांच है, ठीक है। कई जगह इंडस्ट्रियल डिजाइन और प्रोडक्ट डिजाइन इंटरचेंजेबली यूज होता है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ डिफरेंस जान लीजिए। इंडस्ट्रियल डिजाइन एक मदर ब्रांच है, उसके अंदर आता है प्रोडक्ट डिजाइन। प्रोडक्ट डिजाइन मतलब कोई प्रोडक्ट में कोई डिफरेंट डिजाइन है, टॉय डिजाइन, बिल्डिंग डिजाइन, शिप डिजाइन, सब कुछ इंडस्ट्री डिजाइन के अंदर आता है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल डिजाइन एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर, ये नेक्स्ट फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। और क्या था? ट्रेडमार्क। वेरी गुड, ट्रेडमार्क जैसे ब्रांड सिंबल, उसको ट्रेडमार्क कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो अभी हम पढ़ रहे हैं पेटेंट, ठीक है। आई होप अब क्लियर है। तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब यही है, फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यहाँ पे सबको कंसिडर कर रहे हैं। ऑलराइट, अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। टर्म ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्रोडक्ट पेटेंट शैल बी 20 ईयर्स। देखिए ये अमेंडमेंट में 20 ईयर्स लिखा हुआ है, तो बस यही लिखा हुआ है 20 ईयर्स, लेकिन पहले क्या था वो नहीं लिखा हुआ है। तो ये आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए है, पहले 14 ईयर्स के लिए दिया जाता था, ठीक है। और अमेंडमेंट के बाद अब ये 20 ईयर्स के लिए देने लगा। ऑलराइट, अब आइए थर्ड पॉइंट पे, सेक्शन 3D। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेटेंट लॉ में, हर जगह आप इसका डिस्कशन देखेंगे। तो 3D बहुत ध्यान से सुनिएगा। 3D रिगार्डिंग पेटेंटेबिलिटी, discovery of the new form of the existing known substance is not patentable। कहने का मतलब यहाँ ये है कि अगर कोई प्रोडक्ट में जो न्यू फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट है उसमें अगर आप माइनर चेंज कर देते हैं तो वहां पे आप पेटेंट के लिए डिमांड नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे इस लाइन का ये मतलब है, 3D आपका यही बोल रहा है कि आप कोई माइनर चेंज ला करके वापस से उसको उसी प्रोडक्ट पे पेटेंट नहीं दीजिए। जो आप पेटेंट के लिए डिमांड किए हैं उसी प्रोडक्ट में 20 इयर्स का टर्म आपका पूरा हो गया, उसी प्रोडक्ट में माइनर चेंजेस ला करके आप वापस से उसी प्रोडक्ट पे नहीं ले सकते हैं पेटेंट, ठीक है। इतनी बार रिपीटेशन के बाद भूलना तो नहीं चाहिए। अब चलते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ पेटेंट। अब हम लोग पेटेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला चीज, एप्लीकेशन शुड बी मेड एट इंडियन पेटेंट ऑफिस, ठीक है। इंडियन पेटेंट ऑफिस में हम लोग एप्लीकेशन पुट करेंगे। सेकंड, एनी पर्सन दैट इज इंडियन और अ फॉरेनर, इंडिविजुअल, कंपनी और द गवर्नमेंट कैन फाइल अ पेटेंट एप्लीकेशन। यानी यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। इंडिविजुअल, कंपनी, गवर्नमेंट सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एक लाइन और, एक वर्ड और देखिए, यहाँ पे बात हो रही है फॉरेनर की। तो फॉरेनर, क्योंकि जो भी पेटेंट हम लोग अप्लाई करेंगे वो सभी कंट्री के लिए वैलिड होगा, दैट्स व्हाई इंडियन और अ फॉरेनर ये लिखा गया है यहाँ पे। अब आइए नेक्स्ट, the person for patent shall be inventor of the invention proposed to be patented। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है, यहाँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वाला हिसाब किताब है यहाँ पे, यानी जो पहले आकर के अप्लाई करेगा उसको पेटेंट मिलेगा, ठीक है। और हाँ, सिर्फ फर्स्ट का बात नहीं, यहाँ पे ट्रू भी है की पॉइंट। एक तो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ द इन्वेंशन प्रपोज टू बी पेटेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अ पेटेंट एप्लीकेशन कैन बी मेड फॉर अ सिंगल इन्वेंशन ओनली। यहाँ पे वही बात कहा जा रहा है, सिंगल इन्वेंशन ओनली का मतलब कि एक बार पेटेंट होने के बाद प्रोडक्ट पे पेटेंट नहीं। वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ये केस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, नोवार्टिस एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है।
फार्मास्यूटिकल इसने एक दवा, इनकी दवा का नाम है ग्लेवेक, ठीक है, इसको बाद में मैं क्लियर कर दूंगी आप लोग के ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी और इनका ये जो ड्रग इन्वेंट किए हैं, जो दवा इन्वेंट किए हैं, उसका नाम है ग्लेवेक, ठीक है। तो अब इस केस में हुआ क्या? The case prevents the pharmaceutical industries from evergreening their patent. यानी इस केस में क्या हुआ? एवरग्रीनिंग टर्म का मतलब क्या है? आप उस दवा में कुछ माइनर चेंजेस ला करके आप फिर से उसको पेटेंट के लिए अप्लाई किए, मतलब यहाँ इसी केस से एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट की बात आई, ठीक है। यानी कोर्ट का ये स्टेटमेंट था कि आप उसी चीज में थोड़ा सा एवरग्रीनिंग करके आप बार बार उसी चीज पे पेटेंट नहीं ले सकते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है उस टर्म का नाम है एवरग्रीनिंग, ठीक है। आई होप ये एवरग्रीनिंग वर्ड क्लियर है। सेक्शन 3D, सेक्शन 3D में क्या बात किए थे हम लोग कि कौन कौन सा चीज पेटेंटेबल यहाँ पे मतलब क्या है? यहाँ पे सारा जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। हेलो हेलो, हाँ मैम, साउंड नहीं आ रहा था। हेलो, हाँ मैम, एक आवाज आ बच्चा रही है? हाँ मैम, एक बच्चा मैसेज किया था कि साउंड ठीक। नहीं सुना आप लोग? कहाँ तक सुने? लास्ट क्या चल रहा था? मैम एवरग्रीनिंग का वो आप डिस्कस मतलब बता रही थी उसका मीनिंग। मैम सेक्शन 3D चला था। ठीक, मतलब वहां तक, हाँ मतलब वहां तक तो जहां तक बता रही थी वहां तक तो आप लोग सुने ही है, इसका मतलब। हाँ, हम लोग बार बार से पेटेंट नहीं कर सकते, ठीक है। यानी इसी केस के बाद ये सारा टर्म आया एवर इन्वेंटर स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट है, अब सब लोग म्यूट कर लीजिए। जितेंद्र सर, मैम सेकंड वाला पॉइंट नहीं समझा है। डी वाला पॉइंट, ग्रीनिंग के नीचे वाला है हर ग्रीन सेक्शन 3D वाला पॉइंट ना, 3D इनहांस। सारा, हाँ सारा कुछ इसी वही सेम टर्म है, एवरग्रीनिंग और इनहांस्ड एफिशिएंसी, ऑब्वियसनेस, इन्वेंटिव स्टेप, सारा कुछ वही टर्म है कि आप माइनर इंप्रूवमेंट ला करके प्रोडक्ट को वापस से पेटेंट डिमांड नहीं कर सकते, ठीक है। ओके ओके मैम। ये लॉ का सारा टर्म है। तो इसी केस के बाद ये सारा टर्म इन्वेंट हुआ और ये बात सामने आई कि हल्का सा इंप्रूवमेंट करके आप लोग पेटेंट नहीं कर सकते, ठीक है। यस मैम। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं। इन्वेंटर्स इंस्टेड seek to reset the 20-year clock by subsequently filing patent that are minor variant of the parent compound called secondary patent। यानी जो आप माइनर वेरिएंट ला करके जो आप कंपाउंड बनाएंगे उसको सेकेंडरी पेटेंट बोला जाएगा, एंड ऑब्वियसली इट इज नॉट पेटेंटेबल, ठीक है। नेक्स्ट है दिस प्रैक्टिस नोन एज एवरग्रीनिंग, ठीक है। यहाँ पे और वर्ड क्लियर कर दिया गया एवरग्रीनिंग का डेफिनेशन के साथ। दिस प्रैक्टिस नोन एज एवरग्रीनिंग allows a prolonged monopoly that unfairly denies the public access to medicines at equitable price, ठीक है। यानी prolonged monopoly
को अनफेयर बोला गया है क्योंकि पब्लिक एक्सेस नहीं कर पाएगी और रीजनेबल प्राइस उस ड्रग्स का या उस मेडिसिन का नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है मेडिसिन, यहाँ पे इसीलिए क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल कंपनी थी और ये दवा ही बनाती थी, इसलिए मेडिसिन यूज कर रही हूँ। ठीक है मैम। हाँ आशुतोष हेलो, बताइए। फिर हाँ से मैम एक बार। क्या इस लाइन का मतलब दिस प्रैक्टिस वाला सेकंड पॉइंट अलाउ अ प्रोलॉन्ग्ड मोनोपोली। allows a prolonged monopoly, this practice known as evergreening। कौन सा प्रैक्टिस? जो माइनर वेरिएंट ला के प्रोडक्ट में नहीं पेटेंट कर सकते हैं उसको एवरग्रीनिंग, दिस प्रैक्टिस इज नोन एज एवरग्रीनिंग। और फिर है अलाउज अ प्रोलॉन्ग्ड मोनोपोली दैट अनफेयरली डिनाइज द पब्लिक एक्सेस। प्रोलॉन्ग्ड मोनोपोली देखिए 20 साल का उसको ऑलरेडी पेटेंट मिल गया, मिल गया ना, 20 साल का पेटेंट मिल गया तो उसको ऑलरेडी मोनोपोली आ गई। अब पेटेंट मिला तो वो रॉयल्टी मिल रहा है उनको, इस वजह से मेडिसिन की प्राइस जनरल पब्लिक के लिए काफी ज्यादा हो जा रही है। ठीक है, इसीलिए पेटेंट का पीरियड खत्म होने के बाद जनरली पब्लिक एक्सेस कर पाए, यानी जनरल पब्लिक के यूज के लिए आ पाए और ये अनफेयर जो मोनोपोली है वो खत्म हो जाए। ठीक है, ये यहाँ पे डिस्कशन किया गया इस पॉइंट में। ठीक है आशुतोष, आ गया मैम थोड़ा थोड़ा। क्या आप क्या समझे बताइए। मैम इसका मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है, प्रोलॉन्ग्ड मोनोपोली। मोनोपोली मतलब पता है कि नहीं? हाँ, ये सिंगल नहीं सेलर, पता है। सिंगल सेलर, हाँ सिंगल पता है सिंगल सेलर। सेलर उसी का। हाँ तो सिंगल सेलर, तो अगर आप कुछ इन्वेंट कर रहे हैं तो वहां पे आप सिंगल सेलर हैं। ठीक यस है, मैम। तो बाकी लोग के लिए तो थोड़ा टफ है। मोनोपोली में क्या होता है, प्राइस हाई होता है कस्टमर के लिए, आप यस मैम। मनचाहा प्राइस ले सकते हैं उसके ऊपर। यस मैम। अगर आप इन्वेंट किए हैं तो आपका मोनोपोली है उस प्रोडक्ट पे। ठीक है, और आप लंबा खींच रहे हैं उस मोनोपोली को, तो वो अनफेयर होगा कि नहीं? अगर आप कुछ दवा इन्वेंट कर रहे हैं तो जनरल पब्लिक के यूज के लिए नहीं आ रहा है, वो अनफेयर होगा कि आ नहीं? गया समझ में मैम। आ गया, क्योंकि ये पॉइंट तो हम लोग पहले भी डिस्कशन किए थे। मेन तो यहाँ पे तो सिर्फ हम लोग केस लॉ डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सब टर्म तो हम लोग पहले वाले स्लाइड में तो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब क्लियर हो? यस मैम। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट है द डिसीजन केम एज अ रिलीफ फॉर मिलियंस ऑफ पीपल। ठीक है, यानी इस डिसीजन के बाद, कोर्ट के इस डिसीजन के बाद मिलियन पीपल के वर्ल्ड टू हैव एक्सेस टू मेडिसिन एट द लो कॉस्ट। यानी इस डिसीजन के बाद पब्लिक लो कॉस्ट पे मेडिसिन एक्सेस अब कर पाएंगे। ठीक है, ओके मैम। विश्वनाथ प्रसाद राधेश्याम वर्सेस हिंदुस्तान मेटल इंडस्ट्रीज। यहाँ पे एवरग्रीनिंग वाला बात तो नेक्स्ट वाले केस लॉ में हुआ था। यहाँ पे जो बात हो रही है वो है ऑब्जेक्ट की। सुप्रीम कोर्ट इनमरेटेड द ऑब्जेक्ट ऑफ द पेटेंट लॉ इन दिस केस। अभी यहाँ ऑब्जेक्ट मतलब क्या आ रहा है, देखिए ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे है, इट वाज हेल्ड दैट द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द पेटेंट इज टू इनकरेज रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। क्लियर है? पेटेंट का इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है मेन पेटेंट लॉ का? मेन ऑब्जेक्ट है कि इनोवेशन हो, रिसर्च हो, डेवलपमेंट हो, इन सब चीज को इनकरेज करना। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये है कि रिसर्च और डेवलपमेंट और इनोवेशन को इनकरेज करना। ठीक है, तो ये R&D ऑब्जेक्ट है। डिपार्टमेंट को इम्प्रूव करना ना, रिसर्च एंड क्या डेवलपमेंट। अभिजीत? हाँ, रिसर्च R&D, डेवलपमेंट। हाँ हाँ अभिजीत सही बोल रहे हैं आप। R&D को इनोवेट करना और इनोवेशन को इनोवेट करना। तो अगर आपको ये परमिशन मिल जाएगा कि आप माइनर इम्प्रूवमेंट करके उस प्रोडक्ट पे पेटेंट ले सकते हैं, तो ऑब्वियसली आप तो अब बैठ जाएंगे, अब तो आप आगे कुछ इन्वेंट करेंगे ही नहीं। तो ये जो मेन ऑब्जेक्ट है ये तो पूरा होगा नहीं। ठीक है, तो इस केस लॉ में ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट इनॉमरेटेड द ऑब्जेक्ट ऑफ पेटेंट law in this case. It was held that the main object of the patent is development and innovation. ठीक है, अब थर्ड पॉइंट आइए। The case is related to determination, interpretation of obviousness / inventive step. ये तो
हम लोग लास्ट केस लॉ में भी यही हुआ था कि ऑब्वियसनेस और इन्वेंटिव स्टेप। ऑब्वियसनेस क्या हुआ कि वही कि ऑब्वियसनेस का देखिए मेन मतलब क्या कि अगर कोई दवा की कंपनी या कोई भी कंपनी है तो फार्मास्यूटिकल वाले जानते हैं कि एक और सब्सटेंस मिला करके एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। तो यही बात हुआ ऑब्वियसनेस का मतलब कि ये तो ऑब्वियस है, इतना सा कर उसी पे पेटेंट ले सकता है। ठीक है, ये लास्ट केस लॉ का ही टर्म वापस से यहाँ लिया गया है। ठीक है, टाइम अप हो गया। मैम नहीं हुआ, अभी 60 मिनट बाकी है, 7 मिनट। एक सेकंड, पता नहीं मुझे क्यों शो कर रहा है। आप लोग को मैसेज शो नहीं किया क्या? नहीं, हमारा 7 मिनट अभी बाकी है। एक मिनट, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्लियर है? हाँ, यहाँ यस पे मैम, 11:36 ही यस हुआ है, मैम। फिर पता नहीं क्यों मैसेज शो किया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये रवि कमल, ये नेक्स्ट और एक और है, ये सेम इशू यहाँ पे देख लीजिए, लिखा सेम इशू रिलेटेड टू दिस केस। ये सब केस लॉ इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जाना, तो बस नाम जान लीजिए। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ पेटेंट। देखिए कितने टाइप का पेटेंट होता है। सबसे नंबर 1 है यूटिलिटी पेटेंट। नंबर 1 यूटिलिटी। अब पहले यूटिलिटी का मतलब समझ लीजिए। यूटिलिटी मतलब कोई चीज का यूज आना। जैसे फॉर एग्जाम्पल लकड़ी है, लकड़ी को हम चेयर बना दिए तो बैठने के काम में ले आए, यानी कुछ यूज में लाए उस लकड़ी को, तो उसी को हम लोग कहते हैं यूटिलिटी। कोई भी प्रोडक्ट को यूज में लाना, हमेशा कोई यूज का होना, उसको कहते हैं यूटिलिटी। तो 3 टाइप्स का पेटेंट है, जिसमें सबसे नंबर 1 है यूटिलिटी पेटेंट। इट इंक्लूड्स एनी मशीन, प्रोसेस, मेथड्स, composition or anything manufactured that has a useful and specific function। वही लाइन लिखा हुआ है, हाँ, useful and specific function। और 90% of all patents are utility patent। यानी जो भी पेटेंट, जो भी इनोवेशन वगैरह होता है वो यूटिलिटी पेटेंट के कैटेगरी में ही आता है। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ, अ न्यू टाइप ऑफ सर्च इंजन दैट ओनली सर्चेस गवर्नमेंट साइट। ठीक है, तो ये न्यू इन्वेंशन है, किसी काम का है, तो ये आ जाएगा आपका यूटिलिटी पेटेंट के कैटेगरी में। ठीक है, क्लियर है? मैम इसका कोई और एग्जांपल दीजिए ना। एग्जाम्पल तो एक आपको अभी पहले भी हम बताए थे कि अगर आप ऐसी गाड़ी बनाए जो सिर्फ पानी से चलता हो, तो ये काम का है ना। कितने काम का है यस सोच मैम, लीजिए, अगर आप ऐसा इन्वेंट कर लिए तो कितने काम का है यस मैम, है ना। तो ये यूटिलिटी मतलब कोई भी चीज जो कि आप काम के लिए, काम में वो कर पाए, ला पाए, इस्तेमाल कर पाए, इंडस्ट्री के यूज के लिए हो पाए, जनरल पब्लिक के यूज के लिए हो पाए, तो वो यूटिलिटी में आ गया। मतलब यूज, यहाँ पे की पॉइंट यूज है कि वो यूज का हो। ठीक है, यस मैम। चलिए अब नेक्स्ट है, एक मिनट, नेक्स्ट टाइप है डिजाइन पेटेंट। डिजाइन पेटेंट कैन बी इशूड फॉर द अपीयरेंस, डिजाइन, शेप और जनरल ऑर्नामेंट ऑफ एन इन्वेंशन। ठीक है, एक और टाइप का पेटेंट यहाँ पे देखिए, पूरा पढ़ लीजिए तब और क्लियर हो। पेटेंट हो गया। सेकंड पेटेंट आर ग्रांटेड फॉर दोज अपीयरेंस दैट आर न्यू, स्पेसिफिक एंड नॉट ऑब्वियस। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली अपीयरेंस की बात हो रही है। ठीक है, इफ अ डिजाइन पेटेंट इज फिल्ड, द फंक्शन और यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इज नॉट प्रोटेक्टेड। ठीक है, यानी कोई ऐसा मशीन, जैसे अनलेस अ यूटिलिटी पेटेंट इज also filed in order to protect both the functions and appearance of the invention। कहने का मतलब ये है कि कोई आप ऐसी मशीन बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि ऐसा मशीन है आप बनाए जिसका डिजाइन भी बहुत अच्छा है, सबसे यूनिक है, सबसे डिफरेंट है और वो यूज का भी है, तो आपको डिजाइन पेटेंट के लिए अलग अप्लाई करना होगा और यूटिलिटी पेटेंट के लिए अलग अप्लाई करना होगा। किनकी आवाज आ रही है? जितेंद्र सर हैं क्या? क्या मैम? आप लोग अनम्यूट करके बात कर रहे हैं किसी से? नहीं मैम। बाकी सब लोग म्यूटेड है ना? 1 मिनट में बता रहा हूँ। हाँ
ये तो सब है। ठीक है, वही आवाज आ रही थी तो वही मैं बोल रही थी। डिजाइन पेटेंट इसी को कहते हैं कि मशीन अगर कुछ यूज का आप बना रहे हैं तो आपका डिजाइन भी अगर यूनिक है तो डिजाइन के लिए अगर आप पेटेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो यूटिलिटी पेटेंट के कैटेगरी में आप नहीं आते हैं। तो दोनों के लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना होगा, यूटिलिटी के लिए अलग और डिजाइन पेटेंट के लिए अलग। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, गूगल रिसीव्ड अ डिजाइन पेटेंट फॉर इट्स होम पेज। ठीक है, गूगल का होम पेज सबसे डिफरेंट होता है, विच इज डिस्टिंक्ट एंड एसोसिएटेड प्राइमरली विद द सर्च इंजन। ठीक है, सारे सर्च इंजन से सबसे डिफरेंट होता है। एप्पल owns several design patents other प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे आईफोन और गूगल यहाँ पे डिजाइन पेटेंट का एग्जाम्पल है। अब थर्ड का पेटेंट है प्लांट पेटेंट। प्लांट पेटेंट क्या चीज है? यहाँ पे प्लांट यानी हम लोग मशीन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे प्लांट की ही बात कर रहे हैं, जो प्लांट आप समझते हैं। प्लांट पेटेंट are available for the discovery or invention of plants that are asexually reproduced। देखिए, हम लोग पहले पढ़े थे कि एग्रीकल्चरल मेथड के लिए तो हम लोग पेटेंट नहीं कर सकते। ठीक है, एग्रीकल्चरल मेथड के लिए पेटेंट नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप कोई नया प्लांट इन्वेंट कर रहे हैं एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन से, तो फिर देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैं मतलब बता दूं कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम वगैरह चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में अगर इन्वेंशन हो रहा है प्लांट का तो वो प्लांट पेटेंट के केस में आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, दे मस्ट बी लाइक द अदर पेटेंट, नोवेल, डिस्टिंक्ट एंड नॉट ऑब्वियस। ठीक है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है, दिस टाइप ऑफ पेटेंट वाज क्रिएटेड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ग्रोअर who found a new variety and would then be subsequently put out of the business once competitor learned how to produce the plant as well and usually at a greater scale। देखिए यहाँ का मतलब, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि इस मतलब प्लांट पेटेंट के थ्रू क्या होगा कि आप अब प्लांट पे भी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, एग्रीकल्चरल चीज पे भी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, ग्रेटर स्केल पे उसका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, लोग इन्वेंट करेंगे प्लांट में भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हाइब्रिड, म्यूटेंट, स्पोर्ट्स एंड अदर प्लांट वैरायटी कैन हैव प्लांट पेटेंट which prevent other from growing and selling the plant। ठीक है, तो ये 3 टाइप का प्लांट है। तो इस स्लाइड में हम लोग क्या क्या पढ़े, मतलब इस सेशन में हम लोग क्या क्या पढ़े? सबसे पहले अनम्यूट कर दीजिए जितेंद्र सर, सेशन तो ओवर हो चुका है, अब आप लोग इंड कर दे मैम। और देखिए, हाँ इंड कर दे। नहीं सर, 2 मिनट और।